हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि संविधान का संरक्षक होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट संविधान कमजोर होते हुए देख क्यों रहा है। ये इतना असहाय क्यों है कि इसके सामने तमाम पिटिशंस पेंडिंग हैं, लेकिन किसी में उस तरह के फैसले नहीं आ रहे हैं जैसे फैसले इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे फैसले मैं पसंद करता हूं, जी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से जो अपेक्षा करता हूं, जो इंदिरा गांधी द्वारा संविधान संशोधन करके अपने पक्ष में जब सख्ती की जा रही थी, और वो अपने पक्ष में नहीं थी, सरकार के पक्ष में, तब यही सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थियरी ले आया, संविधान की आधारभूत संरचना आधारित ढांचे का सिद्धांत ले आया और कहा कि आप खिलवाड़ नहीं कर सकती, और कई एक संविधान संशोधनों को शून्य कर दिया। आज का सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, जबकि धड़ल्ले से सरकार संविधान का अतिक्रमण कर रही है। मैं आपको पहले तो यह बता दूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। अगर आप शपथ के आधार पर चलेंगे, शपथ, तो संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी की शपथ राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं। से सारे पदाधिकारी संविधान के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ लेते हैं। इस प्रकार शपथ के आधार पर तो संरक्षक हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वयं कोई काम करते नहीं हैं, एकदम इक्का दुक्का काम छोड़ दिया जाए तो फिर संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास आती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? संविधान की रखवाली अर्थात संविधान के प्रावधानों, उपबंधों, नियमों की रखवाली सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी कैसे, इसके लिए मैं आपको 4 अनुच्छेद बताऊंगा और बहुत पढ़ाऊंगा नहीं। एक है अनुच्छेद 32, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। वो क्या है? मूल अधिकार। अगर सरकारों द्वारा मूल अधिकार का अतिक्रमण होगा तो नागरिक या व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा उपचार पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट उपचार देगा, यानी मूल अधिकारों की रखवाली कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और खतरा किससे? सरकारों से। तो संविधान का संरक्षण किससे? सरकार से। नुकसान किसको? जनता को। और बचाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 से ही कहता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। यहां कब? जब व्यक्ति बनाम सरकार हो जाएगा, नागरिक बनाम सरकार होगा। तो एक है अनुच्छेद 32, दूसरा है आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131। अगर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियां हड़पने लगे, जैसे दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र ने हड़प लिया, तो राज्य कहां जाएंगे? संघ शासित प्रदेश कहां जाएंगे? या 2 राज्यों में झगड़ा हो जाए तो कोई राज्य कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 131 में। यहां सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार वो शक्ति किसके पास होनी चाहिए, कौन से सरकार के पास होनी चाहिए? केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए या राज्य की सरकार के पास? केंद्र की सरकार के पास होनी चाहिए या उस संघ शासित प्रदेश की सरकार के पास? अगर 2 राज्यों का झगड़ा है तो किस राज्य सरकार के पास होनी चाहिए? तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ही इसकी व्याख्या करता है, जो अंतिम मानी जाती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि संविधान के अधीन किसी राज्य की शक्ति का संरक्षण करने का कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षक हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट किसी भी अन्य मामले में जहां उसको लगता है कि किसी को सुन लेना चाहिए, अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136 में अधिकार रखता है, शक्ति रखता है, इसको शक्ति दी गई है कि ये किसी भी मामले की सुनवाई कर ले, सदन के भीतर जो बहस होती है उसको छोड़कर। यह किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, दरवाजा खोल सकता है,
तो मामले की सुनवाई करेगा किस लिए करेगा? न्याय देने के लिए। तो अनुच्छेद 136(20) की संरक्षक की शक्ति में आता है और यह किसी भी तरह का न्याय दे सकता है जो किसी मामले में न्याय के लिए आवश्यक हो। कोई आदेश निर्देश पारित कर सकता है, सिवा दंडित नहीं कर सकता। दंडित वही करेगा जो कानून में लिखा है, मन से अपने दंडित नहीं कर देगा। लेकिन और कोई भी एक्शन ले सकता है, अनुच्छेद 142। तो ये शक्तियां अगर आप देखेंगे तो वो शक्तियां हैं जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण करता है। इसके अलावा एक शक्ति सुप्रीम कोर्ट को और मिली हुई है, जैसे अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य का मतलब सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, संघ शासित प्रदेश हो, जिला पंचायत हो, कोई भी हो, विश्वविद्यालय हो, BSNL हो, कोई भी हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार के खिलाफ हो। तो अगर बना दिया तो जांच कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। तो इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला सीधे कहां जाएगा? अगर वहां विवाद हो गया कोई, तो अनुच्छेद 71 में जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो वहां चुनाव संबंधी विवाद में संविधान क्या कहता है, तदनुरूप न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास मिली हुई है। क्योंकि जैसे सदन की बात करें, विधानसभा की, अब विधानसभा में स्पीकर कहीं गलत फैसला ले रहा है जिससे विपक्ष को या सत्ता पक्ष को नुकसान या फायदा हो रहा है, फैसला उसको संविधान के हिसाब से लेना चाहिए। तो कौन बताएगा? अनुच्छेद 136 में जाएंगे और वो 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके निर्णय करेगा। इस प्रकार संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में कहीं कोई बदलाव किया गया तो आधारभूत ढांचे की रखवाली करने के नाते सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी संविधान संशोधन की जांच कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के नाते बहुत सारे फैसले किया है। लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 से सत्ता में आ गई है, तब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जरा इधर ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कुछ दिनों तक सरकार के निर्णयों को जांचने में सफलता पाई है, जिसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा 99वां संविधान संशोधन, जिसके जरिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके सरकार ये चाह रही थी कि सरकार जिसको चाहे वो जज बने, और आप चाहे कॉलेजियम का जितना विरोध करिएगा, लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। भारत में जितने मुकदमे लंबित हैं, लगभग 1/3 मुकदमा लोगों के, सरकार के खिलाफ है। तो अगर जजों की नियुक्ति सीधे सरकार को करने के लिए शक्ति दे देंगे, तो सरकार जब अतिक्रमण करेगी तो आप कोई मुकदमा नहीं कर पाएंगे। इस नाते कॉलेजियम का विरोध भले करिए, लेकिन कॉलेजियम के बदले में सरकार नियुक्ति करे, यह बहुत गलत हो जाएगा। तो ऐसा जो संशोधन किया गया संविधान में, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015-16 के केस में। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ही मुकदमा किया कि इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर वकील लोग जो लोगों का मुकदमा लड़ते हैं सरकार के खिलाफ जज सुनेंगे ही नहीं। वो अपनी इच्छा से अपने कैडर के लोगों को भर देंगे, जैसे अन्य आयोगों में हो गया, सूचना आयुक्त हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, उस तरह से कैग हो गया। तो एक तो उस फैसले को, संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया। दूसरा, आप सबको याद होगा 2016 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी, जिसको गिरा करके बीजेपी की सरकार बनाई गई थी। मणिपुर की भी सरकार उस समय गिराई गई थी। तो हर जगह के लिए रिट दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। उत्तराखंड की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोर किया था। बहुगुणा जी की सरकार थी, उसको रीस्टोर किया था, कहा था कि नहीं, ये सरकार गलत गिराई गई, इसे रीस्टोर किया। गवर्नर के फैसले को गलत माना गया था। ये दो फैसले हमको दिखाई देते हैं जो मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन उसी समय देखने को मिला जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं TS ठाकुर जी।
मैं एक अगली फाइल खोल लूं ताकि उस पर नाम लिख सकूं। तो देखिए, मोदी सरकार आने के बाद एच एल दत्तू साहब, जिस समय मोदी सरकार आती है उस समय रहते हैं मुख्य न्यायाधीश। दिसंबर 2015 से जनवरी 2017 तक टी एस ठाकुर जी हैं। इनको अक्सर आप देखे होंगे उस समय पर मोदी जी से निवेदन करते हुए कि जजों की वैकेंसी खाली है, भर जाने दीजिए, भर जाने दीजिए। खेहर साहब भी ऐसे ही निवेदन कर रहे हैं। इनमें से एक तो रो रहे थे उस समय, मोदी जी के सामने रोए थे एक सार्वजनिक मंच पर कि न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी अगर जजेस की भर्ती नहीं होगी। कॉलेजियम ने जो नाम दिया था उस पर कुंडली मारकर सरकार बैठ गई थी। सरकार चाहती थी कि वो संशोधन जब कर ले तो अपने हिसाब से नियुक्ति करे, लेकिन इसी बीच इसी समय पर टकराव होता है सुप्रीम कोर्ट से सरकार का, जब उस कॉलेजियम हटा करके सरकार को अधिकार देने वाला संशोधन को शून्य कर देती है सुप्रीम कोर्ट। खेहर साहब भी टकराव में गुजरते हैं, लेकिन जब दीपक मिश्र जी आते हैं तो उस समय एक हवा में ये बात थी कि ये उसी विंग से हैं विचारधारा के आधार पर जिस विंग से सरकार बनी हुई है, मोदी जी आते हैं। लेकिन दीपक मिश्र जी जब तक थे, सुप्रीम कोर्ट और सरकार में कोई टकराव नहीं दिखा। इनका कार्यकाल कई प्रगतिशील निर्णयों के लिए जाना जाता है, जैसे सेक्शन 377 को इन्होंने डाउन किया, जिसे थर्ड जेंडर लोगों को राइट मिला, एडल्ट्री को अपराध से इन्होंने हटाया, और भी कई सारे फैसले इन्होंने किए थे। लेकिन सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे थे वो सब सरकार के पक्ष में गए, एकदम डंके की चोट गए। प्रोग्रेसिव मुकदमों में तो इन्होंने जनता के पक्ष में फैसला किया, लेकिन शेष जो सरकार बनाम मुकदमे थे वो सब सरकार के पक्ष में चले गए। खैर, रंजन गोगोई जी का बड़ा इंतजार हो रहा था। और याद करिएगा, जब दीपक मिश्र जी मुख्य न्यायाधीश थे तभी 5 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब सही नहीं चल रहा है, बेंच देख करके मुकदमे दिए जा रहे हैं और कुछ न्यायाधीशों के सामने सरकार के खिलाफ वाले मुकदमे नहीं भेजे जा रहे हैं। 5 जजेज ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत के इतिहास में पहली बार वो घटना घटी थी। उन 5 न्यायाधीशों में स्वयं रंजन गोगोई जी भी थे। इस नाते उस समय जनता को उम्मीद थी कि जैसे ही रंजन गोगोई जी आएंगे, सरकार के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो पारदर्शी होगा, जो स्पष्ट होगा। और उस समय सबसे बड़ी चीज थी राफेल का मामला और बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद। ये 2 बहुत बड़े मुद्दे चल रहे थे। लेकिन ये क्या, रंजन गोगोई जी जब आए, इनके सामने राफेल की फाइल लगी थी, सुनवाई होनी थी कि उसके कुछ ही दिन पहले इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप एक महिला लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी। और इसके बाद तमाम महिलाएं जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना कर देने लगती हैं। इसकी जांच दी जाती है इनसे जूनियर जो हैं, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, एस.आर. बोबड़े जी को। वो इनको क्लीन चिट देते हैं कि नहीं, इन पर ऐसा आरोप नहीं था। लेकिन क्लीन चिट आने में समय लगता है। उस समय एक फैसला आ गया राफेल का, रिट खारिज हो गई, कहा गया कि नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं है, राफेल सौदा सही हुआ है। तो उस समय जितने भी मामले सरकार के खिलाफ थे, जिन पर उस समय यह माना जा रहा था कि ये आएंगे तो जो आरोप यहां लग रहा था कुछ उसके विपरीत देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला, बल्कि ये और ज्यादा प्रो गवर्नमेंट डिसीजन देने लगे। ध्यान दीजिएगा, इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, उसकी जांच चल रही थी। आखिरी में इन्होंने ही, इनकी अध्यक्षता में ही जो बेंच गठित हुई थी, उसने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला दिया था। मैं किसी फैसले की संवैधानिकता पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट असहाय इतना क्यों हो रहा है, जरा इधर ध्यान देने की जरूरत है जनता के लिए। इनकी टीम जो है, जो कमेटी है, वो इनको क्लीन चिट देती है, कहती है वो महिला ने गलत आरोप लगाया था। बाद में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उस महिला की भी जांच चुकी हो रही थी। तो जब ये रिटायर हो जाते हैं, इनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। ये भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद बनते हैं, सरकार की ओर से बनते हैं। और अभी हाल ही में बहुत अतार्किक तरीके से इनको सरकार का राज्यसभा के सांसद के नाते बचाव करते देखा गया। फिर इसके बाद बोबड़े साहब जब बनते हैं, इनका तो खैर पूछना ही नहीं है। इन्हीं के समय में कोरोना चल रहा होता है और ये 50 लाख की बाइक चला रहे होते हैं और ये बात
सार्वजनिक कर देने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ ये एक्शन लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाते हैं और उसमें उनको सजा करते हैं 1 रुपए की। खैर, इनकी कमेटी जो गठित हुई थी और जो यौन उत्पीड़न की जांच कर रही थी, गोगोई साहब को पहले क्लीन चिट देती है। जब ये अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं तब वही कमेटी उस महिला को भी क्लीन चिट दे देती है, यह कह करके उसने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया था। जब इनको क्लीन चिट देती है उनकी कमेटी तो कहती है कि आरोप झूठे हैं, और जब ये रिटायर हो जाते हैं पद पर से तब उस महिला को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि इसके आरोप झूठे नहीं थे। अब जनता समझे कि क्या इन लोगों ने किया, और फिर उस महिला को नौकरी पर रख दिया जाता है जिस पद पर वो थी। बोबड़े साहब का समय तो बहुत ही दम घुटा सा था। जो लोग भी न्यायिक तर्क में विश्वास करते हैं उनको ऐसा लगा था। उस समय सारे फैसले एकदम एक तरफा सरकार के पक्ष में गए थे और बोबड़े साहब सरकार के न केवल पक्ष में दिख रहे थे बल्कि हर तरह से ये संविधान के साथ नहीं बल्कि घूमते फिरते दिखते थे, कह सकते हैं। इनके बाद आते हैं एन.वी. रमन साहब। अब इस समय फिर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, तमाम राज्यों की सरकारें गिराई जाती हैं इसी 21-22 में। इसी दौरान जो है रिया चक्रवर्ती का मामला आता है, जब और बोबड़े साहब हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में लाठीचार्ज होती है, अंदर घुस करके मारा जाता है। वो लोग जाते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ, में मारा गया है, ये डांट कर भगाते हैं, कहते हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए, जबकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। आर्टिकल 32 के तहत हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। इसी समय रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का केस चलता है। तब बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी चुनावी लाभ लेने के लिए रिया चक्रवर्ती के मामले को हवा देती है। वहां अर्णब गोस्वामी का केस चलता है, 1 दिन में सुनवाई होकर के बाहर किया जाता है, सारे मुकदमा रोक दिया जाता है, FIR रोकी जाती है। तो ये वो सब मामले उस समय के खुल्लम खुल्ला न केवल सरकार के खिलाफ के मामलों को खारिज किया गया बल्कि जो सरकार के पक्ष लेने वाले लोग हैं उनके पक्ष में भी फैसला किया गया। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती की जो जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी उसको उठाकर CBI को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जबकि सरकार का वो मामला बनता है। सरकार ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की थी, अदालतें इस तरह से नहीं दे सकती सामान्य तौर पर, लेकिन दिया गया था। और जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होता है, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का केस खत्म हो जाता है, न मीडिया में और न जांच एजेंसियों के सामने। फिर कहां गई रिया चक्रवर्ती, कहां गया मामला, आज तक पता नहीं। यानी मीडिया ने हवा दी, नेताओं ने उड़ाया और अदालत ने उसको उसी दिशा में आगे बढ़ा दिया। जहां व्यक्ति की गरिमा की रखवाली करना अदालत का काम था, वहां अदालत न केवल मूक दर्शक थी बल्कि उस गरिमा के तार तार होने का जो अग्निकांड था उसमें पेट्रोल डाल रही थी। मैं सरेआम में बात कह सकता हूं। रमन साहब का कार्यकाल एक नॉर्मल कार्यकाल गुजरा। इस बीच का कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो तो मुझे याद नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 20 विधायकों को इस सदस्यता को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खत्म कर दिया था, उनको लाभ के पद पर घोषित किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वो लाभ के पद पर नहीं है और उन्हें फिर से बहाल किया। मैं उन दिनों टेलीविजन पे जाया करता था बहस में। एक फोन आया एक मीडिया हाउस से कि सर आज इस पर एक बहस होनी आइए। अगले 20 मिनट के बाद फोन आया कि नहीं सर ये बहस बंद हो गई, ये नहीं होगी। मैंने बहुत डांट लगाई थी कि क्योंकि ये फैसला विपक्षी दल के पक्ष में, इस नाते आप बहस नहीं करेंगे। खैर उस डांट लगाने का क्या मतलब, वहां से इंप्लाई फोन कर रहा था। यूयू ललित साहब आए तो लगा था कि ये सरकार के पक्ष में काम करेंगे, क्योंकि इनको लाया गया था स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, इनको सीधे जज बनाया गया था और मुख्य न्यायाधीश ये बने थे। इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए ही ऐसी बात मीडिया में आने लगी थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज की आयु सीमा बढ़ाने जा रही है, जिससे कि ये लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहें और ये न बन पाए। इनके खिलाफ रिट भी डाली गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसको आप कुछ कह सके कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सरकार के पक्ष में हो। पक्ष और खिलाफ की बात होगी ही नहीं। पक्ष में मैं तब कहूँगा जब अतार्किक रूप से पक्ष में है। रिया चक्रवर्ती के मामले पर मैं कभी भी अगर चर्चा करूंगा तो कोई भी सामान्य न्यायप्रिय व्यक्ति ये मान लेगा कि उसमें गलत हो रहा था, मीडिया गलत कर रही थी, बिहार सरकार भी गलत कर रही थी और केंद्र की सरकार भाजपा जो महाराष्ट्र में बैठी है वो, अर्णब गोस्वामी और सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग मिलकर एक व्यक्ति की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे थे। आखिरी में वो सुप्रीम कोर्ट जाती है महिला, वहां भी उसको रखवाली नहीं मिलती है। चुनाव जब तक हुआ तब तक वो तमाशा चलता रहा।
तो वो आपको दिखाई देगा कि अन्याय है। अब आइए चंद्रचूड़ साहब पे। चंद्रचूड़ साहब जब आए तो जनता को ये लगा, और यहां जनता को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो जब इनको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किए तो इससे स्पष्ट है कि सरकार एक तरफ हो गई और जनता एक तरफ हो गई, कहेंगे ही। इस नाते में जनता शब्द लगा रहा हूं। इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी गई। इनको रोकने के लिए राष्ट्रपति के यहां जो है एप्लीकेशन लिखी गई। तमाम भाजपा के लोग थे या भाजपा समर्थित लोग थे या भाजपा को समर्थन देने वाले प्रमुख लोग थे, लेकिन सारे आरोप खारिज हुए और इन्होंने इनको नियुक्त कर दिया, कॉलेजियम ने इनको पास कर दिया। जब ये आए तो माना गया कि बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और ये बहुत सारे मामलों में फैसला देंगे। फैसला में सबसे पहले प्रमुख क्या है? महाराष्ट्र की सरकार, जहां के विधानसभा स्पीकर ने आज तक फैसला नहीं लिया है कि शिवसेना का जो शिंदे गुट बगावत किया है, क्या वो व्हिप का उल्लंघन नहीं है, वो दल बदल नहीं है? फैसला ही नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही काम केसरी नाथ त्रिपाठी जी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे तो बीजेपी के, बीएसपी के विधायक टूट करके मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे दिए थे 2003 में। केंद्र में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी और समाजवादी में कोई गठबंधन कभी नहीं रहा है ना, वो बहुत बड़े मुगालते में है। मैं दिखाता हूं बहुत बड़ा गठबंधन। 2003 में मायावती जी की सरकार 3 सितंबर 2003 को इस्तीफा दे देती है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, मायावती जी की सरकार बीजेपी के सहयोग से चल रही थी। कुछ ही दिनों के भीतर बीएसपी टूट जाती है और वो विधायक जाकर के मुलायम सिंह यादव को समर्थन देते हैं। गवर्नर बीजेपी का, चूंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की, विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी बीजेपी के थे। तो मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का न्योता देने का निर्णय किसका रहा होगा? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से बात आई थी, गवर्नर ने बुला लिया, क्योंकि उनका यानी मुलायम सिंह यादव जी का बीजेपी और बीएसपी दोनों को हटा दें तो सारी पार्टियों के विधायक मिलकर भी 2003 से 2007 की सरकार नहीं चला पाते। केसरी नाथ त्रिपाठी जी के सामने मायावती जी ने एप्लीकेशन लगाई कि हमारे जो विधायक टूटकर उधर जा रहे हैं वो दल बदल के दोषी हैं। और यहां आपको एक बात ध्यान दिला दें कि 2003 में 91वां संविधान संशोधन पारित हुआ है दोस्तों, जिसके जरिए दल बदल पर रोक लगा दी गई है कि अब 2/3 से ज्यादा टूटेंगे तब जाकर के उनको मान्यता मिलेगी। पहले 1/3 था ना, तो 2/3 तो टूटे ही नहीं आज तक किसी पार्टी से, अब तक, जब से वो कानून बना है। वो कानून बन चुका था जिस समय 3 सितंबर को इस्तीफा देती हैं मायावती जी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो बीएसपी से 2/3 तो टूटे ही नहीं थे, करीब करीब 27 विधायक टूटे थे, यानी क्लियर कट वो दल बदल के दोषी थे, उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी। पूरा कार्यकाल सरकार का बीत गया और केसरी नाथ त्रिपाठी जी ने वो फैसला नहीं किया। अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, वो मामला यूं का यूं इन्फेक्शियस हो गया। यही काम महाराष्ट्र में नार्वेलकर जी कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग हुई, वहां भी फैसला नहीं आया। अच्छा, उस मामले में फैसला आ भी नहीं सकता क्योंकि कहीं संविधान में यह नहीं लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्दी से फैसला करे। जहां कहीं थोड़ा सा भी हमारे संविधान निर्माता नहीं लिखे, हमारे आज के नेता वहां पर अन्याय ही करते हैं। केसरी नाथ त्रिपाठी जी के बारे में कभी बीबीसी से यह बात आई थी, तब मैं तैयारी कर रहा था कि संविधान के बहुत सुयोग्य जानकार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जब उन्होंने ये काम किया था तो वही बीबीसी ने रिपोर्ट की थी कि संविधान की जानकारी होने के बाद भी उसका दुरुपयोग कर दिए। और आपको याद होगा कि इसका इनाम भी केसरी नाथ त्रिपाठी जी को सपा देती रही है कि इलाहाबाद में उनके खिलाफ प्रत्याशी या तो नहीं खड़ा करती थी या ऐसा प्रत्याशी खड़ा करती थी कि जो कमजोर हो। खैर, नेताओं का ये सब अपना जुगाड़ रहता है। इसी नाते मैं कहता हूं कि जरा नजर से देखा करिए, संविधान को देखेंगे तभी सबको देख पाएंगे, नहीं तो आप केवल ब्राह्मण, मुसलमान, यादव, चमार यही देखते रह जाएंगे और नेता आपको जो आप देख रहे हैं उधर दिखा करके इधर से सारा न्याय और संसाधन हड़प जाएंगे। चलिए, तो चंद्रचूड़ जी के सामने सबसे बड़ा मुकदमा इस समय चल रहा है शिंदे गुट की मान्यता का। दूसरा मुकदमा चला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का। अच्छा, इस बीच में एक मुकदमा और भी चला था यहां पर
जब सीबीआई की नियुक्ति की बात आई थी, सीबीआई प्रमुख की, जिसमें सीबीआई के जो प्रमुख थे उनको हटा करके उनके एडिशनल को जो है ऊपर रख दिया गया था, उसके खिलाफ वो गए थे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और सरकार, ये 3 लोग मिलकर करेंगे। अभी हाल ही में हुआ है, अभी तो ये हाल ही में हुआ, कर्नाटक चुनाव के बाद हुआ है ये। तो उन्होंने, सरकार ने जिसको सुझाया उसका पक्ष लिया, अधीर रंजन जी ने विरोध किया, लेकिन उस विरोध का कोई मतलब नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सरकार का हमेशा विरोध करे, लेकिन हम आज का जो वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद ये है कि ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इतना असहाय क्यों हो गया है। कुछ और भी मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णयों के खिलाफ किया। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है दिल्ली सरकार की पावर का, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्याख्या करके बताया, संविधान पीठ ने, जी हां, अनुच्छेद 131 की शक्ति का प्रयोग करके, कि चुनी हुई सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार रखती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रखते और उसके जरिए केंद्र सरकार यह शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या, संविधान पीठ के द्वारा दिए गए इस निर्णय को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए उलट दिया और बाद में उस अध्यादेश को पारित करवा दिया दोनों सदनों के जरिए, जबकि वह संविधान संशोधन के रूप में पारित नहीं हुआ, सामान्य विधेयक के रूप में पारित हुआ है और व्याख्या संविधान की हुई थी। तो अगर टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो वह अधिनियम भी असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी जब चंद्रचूड़ साहब हैं तो दिए गए इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। एक और फैसला मैं कहूंगा, जब जंतर मंतर पर ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां धरना दे रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने पर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि जो सरकार सत्ता में है वो इतने पर बुलडोजर चला दिया करती है। खैर, इतना अच्छी बात है, अच्छी बात का मतलब विश्वास की बात है, या इसका भी तर्क समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सही पाते हुए उस पर चार्जशीट फाइल कर दिया कोर्ट में, यानी मुकदमा बन गया है। एक और बात वो है राहुल गांधी के सदस्यता की पुनर्बहाली का निर्णय। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट करते हुए दिख रहा है, लेकिन जब वो कर रहा है तब भी सरकार किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को या तो स्वीकार नहीं कर रही है या उलट दे रही है। राहुल गांधी के मामले को ले लीजिए, संसद सदस्यता को बहाल करना, लेकिन उस समय के जरा सामाजिक दृश्य को देखिए। जिस समय राहुल गांधी के संसद सदस्यता को हटाया गया था, उस समय राहुल गांधी भारत यात्रा कर देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और तब से उनके पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन खड़ा हुआ है। तो अब मैं यह सवाल करना चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात से प्रभावित हो जा रहे हैं कि जनता किधर है? आप देखा करिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी सुनवाई आती है जो सरकार के खिलाफ होती है, तो या तो आरोप लग जाता है और या फिर अगले ही दिन से जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है और सब फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पद की सुरक्षा तो है, लेकिन और कोई सुरक्षा तो नहीं दे सकते ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं? आखिर क्या कारण है कि वो फैसला तो कर पा रहे हैं जहां जनता का बहुत बड़ा समर्थन उस निर्णय के पक्ष में खड़ा हो जा रहा है और दिख रहा है, वोकल है, से सारे मामलों में वो डेट पर डेट या तो लगा रहे हैं, किसी तरह से कार्यकाल निपटा रहे हैं, और या फिर सरकार के पक्ष में इन किन प्रकार कर दे रहे हैं। सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति की ही बात कर लें तो उन्होंने बात तो ये कह दी जो तार्किक है, लेकिन नियुक्ति में सरकार के साथ होकर के उस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है जिस पर सरेआम आरोप था कि वो कांग्रेस के खिलाफ ही काम करते रहे। ये आरोप था उन पर। कर्नाटक के चुनाव के बाद डी कुमारस्वामी का बदला लेने के लिए उस समय मीडिया में बात आई थी, और हमको आपको जो सूचना है मीडिया से ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होने के बाद भी विगत 9 वर्षों से असहाय है। इसका मतलब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करें? जी नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को और गाली देने लगेंगे तो फिर तो और असहाय और कमजोर हो जाएगा।
क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि चुनाव तो नेता लड़ते हैं तो निर्वाचित लोग ज़्यादा शक्ति रखेंगे, ये जजेस तो नियुक्त होकर आते हैं, ये कौन होते हैं। ईवीएम के खिलाफ कितनी रिट्स पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है। छिनी हुई सरकारें चाहे मध्य प्रदेश में बनाई गई हो, कर्नाटक में बनाई गई, महाराष्ट्र में, इतने सारे वहां पे रिट पड़े, कोई सुनवाई ही नहीं हुई। धीरे धीरे सरकारों के कार्यकाल पूरे हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये मत मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ मिल गया है, बल्कि ये सोचिए कि यही सुप्रीम कोर्ट था जो इंदिरा जी के सामने भी डटकर खड़ा था। कुछ एक न्यायाधीश झुक गए थे लेकिन फिर खड़ा हो गया। कब खड़ा हो गया? जब जनता का आंदोलन तेज हुआ। आज का सुप्रीम कोर्ट अगर झुक रहा है तो शायद वहां बैठे जजेस को यह कहीं ना कहीं डर है कि जनता हमारे खिलाफ है या जनता हमारे साथ नहीं है, या उनको लग रहा है कि हमें भी अपना कार्यकाल बिताना है तो बिता के चले जाएं। भाई आप तो अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं ना, वो तो पद पर है, उनको सुरक्षा है, तो वो न्याय की बात तब करेंगे जब उनको लगेगा कि आपको न्याय चाहिए। उनको भी लग जाएगा कि बहुत बड़ा वर्ग तो वही चाह रहा है जो सरकार कर रही है, तो फिर वो क्यों अपने पर दर्द लेंगे। और देखा भी गया कि जो न्यायाधीश थोड़ा दर्द ले रहे हैं उनके खिलाफ, कम से कम इन 2 न्यायाधीशों के खिलाफ बहुत सारे अफवाहें उड़ाई गई, बहुत सारी तरीके चलाए गए। बाद में तो ये बीजेपी में ही पूरी तरह शामिल हो गए। बीजेपी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सत्ताधारी दल है। इनको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। आज भी इनके खिलाफ बहुत सारे मीडिया में ट्रोल वाले मैसेजेज आते रहते हैं, तो इनका असर पड़ता होगा, जरूर इन पर दबाव पड़ता होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान का संरक्षक होने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट असहाय सा क्यों दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट उस तरह से एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है जैसे उसको लेते हुए दिखना चाहिए। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई करते समय जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर इस तरह से लाभ लिया गया है तब तो फिर जिनका जितने लोगों का आवंटन हुआ सब लाभ ले लिए शराब का दाम बढ़ जाने से, तो उस पर सब पर केस चलाइए। लगा था कि अगले दिन वो उनको जमानत पर छोड़ देंगे, लेकिन फिर वो उल्टा जवाब देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और निर्णय के रूप में जो बात करते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं, इनका मुकदमा इतने दिन तक में निपटाइए, तब तक ये जेल में रहेंगे। यानी अब तो उनकी जमानत अर्जी दाखिल करने का अवसर भी समाप्त कर दिए। तो सुनवाई के दौरान जजेज कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब निर्णय आ रहा है तो वही आ रहा है जो सरकार के पक्ष में है, जो सरकार चाह रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना असहाय क्यों है? मैंने केवल तथ्यों को बताया है, चिंतन करना आपका काम है, सुझाव देना मेरा काम बस इतना भर है कि अपने जजेज पर संदेह शक मत करिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बनाए गए हैं और जो पद पर वर्तमान में हैं उम्मीद उन्हीं से करनी है, तो आप उनके साथ भी होते दिखिए। ऐसा लगे कि जनता न्याय मांग रही है, ऐसा लगे कि जनता न्याय के साथ खड़ी हो रही है। आपके देश में देखिए, मीडिया का काम था सरकार से सवाल करना, मीडिया पूरी तरह से सरकार के चरणों में लौट गई है। तो चौथा खंभा तो सरकार के पक्ष में हो चुका है। पहला खंभा संसद, उसी के जरिए सरकार बनती है, तो पहले और दूसरे खंभे तो एकदम एक साथ होते ही होते हैं। चौथा खंभा सरकार के पास ले देकर आपके पास वो तीसरा खंभा ही है जो 1/3 आपके पक्ष में दिख रहा है। आपके मतलब मैं जनता बनाम सरकार की बात कर रहा हूं। संविधान में यह संकल्पना है जनता बनाम सरकार की। हम जब वोट देकर जिसको चुन लेते हैं वो सरकार बन जाता है, फिर उससे हमारे अधिकारों के कुचले जाने का डर होता है। इसी नाते सरकार बनाम जनता, और इसके बीच में विपक्ष खड़ा होता है। विपक्ष हमेशा जनता की ओर से सवाल करता है सरकार से, क्योंकि हमने ही सरकार भी चुना, हमने ही विपक्ष भी चुना। तो संविधान की संकल्पना यह है कि जनता के वोट से चुन लिए जाने पर सरकार हो जाती है, और जो हारती है पार्टी वो जनता का नुमाइंदा बनकर विपक्ष के नाते सवाल करती है। विपक्ष अब थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है, नहीं तो बीच में तो बहुत कमजोर था। खासकर सोशल मीडिया आ जाने से जनता तक विपक्ष की आवाज़ जा रही है। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी पदयात्रा की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी उसको नहीं दिखाया, बल्कि उस पर जितने लांछन और तोहमतें थी उसी का दुष्प्रचार करता रहा। किसान आंदोलन कहीं नहीं दिखाए गए। तो कहने का अर्थ यह है कि आप इस पर चिंतन करिए, ये चिंता का विषय है। संविधान का संरक्षक ही अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर संविधान की रखवाली कौन करेगा? और अगर तंत्र के जरिए, सिस्टम के जरिए संविधान की रखवाली नहीं होगी तो जनता को तो सड़कों पर उतरना पड़ता, वो ठीक नहीं है देश के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।